अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग इंटरेस्ट चैप्टर देख रहे थे, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट चैप्टर का दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट चैप्टर की दूसरे वीडियो को कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस चीज़ के रिस्पेक्ट में, रिफंड के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को आप दो पार्ट में बांट सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट को आप दो पार्ट में बांट सकते हो। एक में जब आपने एक्सेस रिफंड ले लिया है एज ए एसएससी, अगर आपने एक्सेस रिफंड ले लिया है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में उस एक्सेस रिफंड पर 234D अप्लाई होता है। मतलब एसएससी को यहाँ पर वापस करना है, यहाँ पर एसएससी को वापस करना है, ब्याज के साथ जो रिफंड का एक्सेस अमाउंट उसने ले लिया था उसको वापस करना है। लेकिन दो प्रकार के और आपके इंटरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आप देख सकते हो कि एक सेक्शन होता है 234D। 234D सेक्शन क्या बोलता है कि अगर मान लो कि इंटरेस्ट जो होता है, एक्सेस रिफंड ग्रांट करवा लिया है एसएससी ने या उसको मिल गया है किसी कारण से, तो उसको ब्याज जो है ब्याज के साथ वापस देना पड़ेगा। लेकिन डिपार्टमेंट कभी कभी क्या करते हैं, जो रिफंड करने टाइम में एसएससी को इंटरेस्ट देता है। तो इस सिचुएशन में एसएससी इंटरेस्ट देता है डिपार्टमेंट को। ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसा होता है 244A सबसेक्शन 1 का और 244 ए का सबसेक्शन 1A। ये 1A वाला नया आया है, ये स्पेशल केस है। 1A वाला जो है प्रोविजन आपका फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया है। फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया है। ये सेक्शन 153 सबसेक्शन 5 के रिस्पेक्ट में है। ये सेक्शन 153 सबसेक्शन 5 के रिस्पेक्ट में है, जिसकी पूरी कहानी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि एसएससी को वापस करते वक्त में ब्याज भी देना पड़ता है, अगर ज़्यादा रिफंड ग्रांट करवा लिया है, उसके रिस्पेक्ट में जो सेक्शन आता है आपका 234D। ठीक है, तो रिफंड वाले सिचुएशन को आपने समझ लिया होगा कि कहाँ कहाँ हम लोगों को क्या क्या देखना है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 234D के बारे में, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड। ये क्या होगा, एसएससी को वापस करना है। एसएससी किसको देगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। और आगे हम लोग जो रिफंड वाला केस देखेंगे उसमें डिपार्टमेंट ही एसएससी को ब्याज देगा। ठीक है, तो हम लोग जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि 143 सबसेक्शन 1 या फिर सबसेक्शन 3 के तहत, ठीक है, ये आपका प्रोसेसिंग ये स्क्रूटनी वाला सेक्शन हो गया। 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 147 स्केपिंग असेसमेंट या 153A। ठीक है, इसमें जो होता है असेसमेंट वगैरह सब जो हो करके आपको पैसा रिफंड कर दिया गया। ठीक है, रिफंड कर दिया गया जिसके लिए एसएससी इंटाइटल नहीं था। ठीक है, या फिर एक्सेस रिफंड कर दिया गया, अगर इंटाइटल भी था तो एक्सेस रिफंड कर दिया गया। तो उस अमाउंट को, इस अमाउंट पर जो आपको वापस करना है, ठीक है, उस पर आपको 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है, इसके साथ आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। ठीक है, जिसके लिए पीरियड होगा, ये रेट तो पता चल गया, पीरियड कहाँ से कहाँ हो गया, तो रिफंड ग्रांट करने के दिन से। ठीक है, रिफंड ग्रांट करने के दिन से, जिस दिन आपको ग्रांट किया गया था रिफंड, रिफंड ग्रांट करने के दिन से रेगुलर असेसमेंट के दिन तक। तो ये यहाँ पर याद रखना है, रेगुलर असेसमेंट के दिन तक। जाहिर सी बात है कि रेगुलर असेसमेंट किया है तब जाके डिपार्टमेंट को पता चला है कि एक्सेस रिफंड कर दिया गया था किसी पार्टिकुलर एसएससी को। ठीक है, तो रिफंड ग्रांट करने के दिन से रेगुलर असेसमेंट के दिन तक। अगर मान लो यहाँ पर जो रिफंड आपको दिया गया था, ठीक है, उस रिफंड में इंटरेस्ट का भी फिगर कवर था, इंटरेस्ट के साथ आपको रिफंड दिया गया था। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं 244 सबसेक्शन ए और 1A के तहत इंटरेस्ट। अगर मान लो कि रिफंड आपको ब्याज के साथ दिया गया था तो ये टोटल अमाउंट पर आप इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरेस्ट के साथ वापस करोगे। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं अगले प्रोविजन के रिस्पेक्ट में, अगला प्रोविजन बताता है आपका सेक्शन 234 ए का सबसेक्शन 1 और 1A, दो प्रोविजन के बारे में हम लोग जानेंगे, दो प्रोविजन के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं आपको सारी कहानी याद दिला देना चाहूँ, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था उसके रिस्पेक्ट में सारी कहानी मैं याद दिला देना चाहूँ। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रोविजन के बारे में। पहले हम लोग इसकी एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, इसके हम लोग एग्जाम्पल ही देख लेते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पर क्या क्या होगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो ये आता है आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का एंड डेट। ठीक है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का एंड डेट और ये असेसमेंट ईयर का एंड डेट। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, हम लोग अपनी पूरी कहानी की वापस से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में या यहाँ पर रिटर्न फाइल करते वक्त में एसएससी ने हमारे एग्जाम्पल में क्या देखा था, 2,80,163
ठीक है 162 रिटर्न जो होता है वो जब फाइल किया था, रिटर्न ऑन इनकम जब फाइल किया, मतलब यहाँ पर रिटर्न जब फाइल किया था तब आपका असेसमेंट किया था, ठीक है असेसमेंट किया था। अब रिटर्न मान लो कि 31 दिसंबर को फाइल किया था, 31/12 को फाइल किया था रिटर्न, लेकिन आपका रिटर्न तो 31/12/2017 को फाइल किया था मान लो, ठीक है आपके असेसमेंट ईयर के हिसाब से। लेकिन रिटर्न जो होता है 2017 को फाइल किया था असेसमेंट ईयर में, आपके 2017 को दिसंबर में फाइल किया था, लेकिन इनका ड्यू डेट था रिटर्न फाइल करने का कुछ और ही। इनका ड्यू डेट था 31/7 को, ठीक है 31/7 को इनका ड्यू डेट था रिटर्न फाइल करने का, लेकिन एक्चुअल में कब किया, 31/12 को रिटर्न फाइल किया, ठीक है। एडवांस टैक्स जो है वो अब तक 3.5 लाख दे चुका है एडवांस टैक्स जो है, लेकिन वो दिया कब है, तो 15 मार्च को दिया है, 15 मार्च को दिया है 3.5 लाख। यानी कि आपका जे, एस और डी ये 3 इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर गया, वो 3 इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, ठीक है। चौथा इंस्टॉलमेंट देते वक्त में, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बात आती है कि मान लो कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जे एस डी एम, तो ये इसका आपका कितना कितना परसेंट था, एक आपका था 15%, तो मान लो 42,000 आपका राउंड फिगर में 42,000 15% हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, तो 1,26,000 1,26,000, ये 15 सितंबर तक, और 15 दिसंबर तक कितना हुआ, 2,10,100 2,10,100, ठीक है। ये आपका अमाउंट हो गया जो कि ड्यू था इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। इस इनकम के आधार पर 15%, ठीक है, उसके बाद 45%, उसके बाद 75%, और ये आपका 100%। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ड्यू अगर था तो यहाँ पर आपने कितना डिफॉल्ट किया है, तो यहाँ पर माना जाएगा कि 3 महीने का आपने डिफॉल्ट किया है, 3 महीने 3 महीने और 3 महीने, और ये चौथे इंस्टॉलमेंट में आपका डिफॉल्ट ही नहीं है। उसके बाद आपका जो है कुछ भी इसमें पेमेंट नहीं किया था, अगर कर दिया होता तो ये 42,000 में से माइनस हो जाता, यहाँ पर भी कुछ कर दिया होता तो जो पेमेंट किया है प्लस ऑलरेडी पेड वो दोनों फिगर माइनस हो जाता, लेकिन कुछ पे नहीं किया है, तो हम लोग को यहाँ पर 1% के रेट से आपका ब्याज आता है, ठीक है। जब इस तीनों फिगर के ब्याज को तीनों फिगर को जोड़ देते हैं तो आपका आता है 11,343, ठीक है 11,343, मतलब टोटल जो है इंटरेस्ट का पैसा बनता है 11,343, ठीक है। आपका रिटर्न का जो अमाउंट है, रिटर्न का अमाउंट में आपने देर से ही डाला है, लेकिन रिटर्न में जो शो किया गया है इनकम, ठीक है। अगर मान लो कि असेसमेंट कंप्लीट वाला इनकम होता तो वही हम लोग करते, लेकिन रिटर्न का इनकम यहाँ पर एक्सेप्टेबल किया गया है, तो 2,80,162। उसके बाद इसमें बात करते हैं कि पॉइंट नंबर बी, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, इंटरेस्ट का फिगर टोटल हो गया, इतना फिगर हो गया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका एडवांस टैक्स अब तक कितना दे चुका है, 15 मार्च को हमने देखा कि 3.5 लाख एडवांस टैक्स दे चुका है, 15 एडवांस टैक्स दे चुका है, तो अब तक का अमाउंट पेबल कितना बनता है, ए प्लस बी, ठीक है। उसमें एडवांस टैक्स जो दे चुका है उसको माइनस कर देंगे तो सी। अब जहाँ तक एडवांस टैक्स माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आता है वो आता है आपका 58,495, ठीक है 58,495 ये अमाउंट आता है। अब ये प्रोविजन क्या बोलता है, जो आपका इंटरेस्ट का प्रोविजन है 244 ए का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि जो भी आपका ये वाला इनकम है, ए वाला इनकम है, ठीक है, अगर रिफंड 10% से एक्सीड करता है इस रिटर्न वाले इनकम के, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपके रिटर्न फाइल करने के दिन से अगले दिन, यहाँ पर रिटर्न फाइल करने के दिन से अगले दिन से लेकर, ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर को यहाँ पर रिटर्न फाइल कर दिया था, उसके अगले दिन से लेकर जिस दिन एक्चुअल में रिफंड होता है, ठीक है, रिफंड वाले दिन तक 1% पर 0.5% पर मंथ, 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का ब्याज के साथ एसएससी को वापस किया जाएगा जो भी उसका रिफंड बनता है। तो हम लोगों ने कंडीशन देखा कि ये जो आपका रिटर्न कितना ए का पॉइंट में कितना था, रिटर्न फाइल करते वक्त में 2,80,162, अगर इसके 10% की बात हम लोग करते हैं तो इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% हो गया 28016। अब जाहिर सी बात है कि ये जो फिगर है 58,495 ये इस फिगर से ज़्यादा है, मतलब 10% से ज़्यादा इनको रिफंड मिलना है, ठीक है। जितना रिटर्न में इनकम बताया गया है उसके 10% से ज़्यादा आपको जितना बनता है उनका क्या बोलते हैं रिटर्न उनको, सॉरी इंटरेस्ट उनको इस पर मिलना है, 58,495 जो आपका अमाउंट होता है, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं इतना अमाउंट आपका रिफंडेबल है, ब्याज के साथ मिलेगा। 31 दिसंबर को ऑलरेडी आपने लेट से रिटर्न फाइल किया है, मान लो कि 25 फेब को,
ठीक है, 25 फेब 2017 को आपको रिफंड एक्चुअली में मिला है। वो लोग अपना प्रोसेसिंग वगैरह सब कंप्लीट करके आपको रिफंड ग्रांट करते हैं एसएससी को। तो उस परिस्थिति में यहाँ पर दिसंबर से जनवरी और जनवरी से फेब 2 महीने का 0.5% पर मंथ से या पार्ट ऑफ द मंथ से इंटरेस्ट आएगा। तो 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है वो आपका इंटरेस्ट आएगा। टोटल फिगर जो है वो हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा एसएससी को। तो ये आपका बोलता है सेक्शन 244 ए का सबसेक्शन 1, ये वाला प्रोविजन बोलता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के बाद हम लोग यहाँ पर प्रोविजन क्या बोलता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि अब हम लोग एग्जाम्पल देखने के बाद उसकी जो थ्योरी होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं जस्ट एक बार यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ में आपको 1A का प्रोविजन जो है नया आया हुआ है उसको ध्यान देना है। अब यहाँ पर दो मामले आते हैं। पहला मामला आता है कि अगर मान लो कि 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से पहले पहले ही आपने यहाँ पर आपका ये प्रीवियस ईयर हो गया और ये आपका 1 अप्रैल हो गया असेसमेंट ईयर का। ठीक है, इस साइड का। ठीक है, तो आपने टीडीएस के नाम पर, ठीक है, या फिर टीसीएस के नाम पर या फिर एडवांस टैक्स के नाम पर आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा था। ठीक है, ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा था। उस सिचुएशन में आपका रिफंड का मामला होता है। तो यहाँ पर आपकी 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन आपको रिफंड ग्रांट किया गया था उतने पीरियड के लिए आपको 0.5% पर मंथ, ठीक है, और पार्ट ऑफ द मंथ 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रिस्पेक्ट में आपको क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी कि आपको ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें 1 अप्रैल से फर्स्ट मामला जो आता है हमारा 1 अप्रैल से, अगर आपने टीडीएस टीसीएस या एडवांस टैक्स के नाम पर आपने ऑलरेडी टैक्स वगैरह सब पे करके रखा था, टैक्स वगैरह सब पे करके रखा था। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में ही पे करके रखा था तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सब नाम से पे करके रखा होगा, टीडीएस टीसीएस या एडवांस टैक्स वगैरह के नाम से। लेकिन अगर आपने ठीक है, अब हम लोग इस साइड की बात करते हैं। यहाँ पर 140A के तहत सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो पे करके रखा था। इन सब की वजह से अगर मान लो कि आपको रिफंड जो होता है आपका बनता है। ठीक है, तो जिस दिन आपने पे किया था, जिस दिन पेड और जिस दिन एक्चुअल में रिटर्न फाइल किया है विच एवर इज लेटर। ठीक है, जिस दिन पे किया था ये पैसा या फिर रिटर्न फाइल किया विच एवर इज लेटर, उस दिन से लेकर रिफंड के दिन तक आपको 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का ब्याज मिलेगा आपको, यानी कि एसएससी को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो रिफंड के मामले हम लोगों ने दो देखे। अब इन सब प्रोविजन में प्रोवाइडेड करके लिखा हुआ है कि जो आपका रिटर्न का इनकम है या फिर जो भी आपका असेसमेंट इनकम बनता है, ठीक है, अगर मान लो कि जो भी डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, डिटरमाइन आपको पता है 100% प्रोसेसिंग होता है, इसलिए यहाँ पर हमने डिटरमाइन वर्ड यूज किया। 143 सबसेक्शन 1 में डिटरमाइन किया जाता है, प्रोसेसिंग होता है आपके इनकम का। ठीक है, तो जो डिटरमाइन किया गया है वो उससे अगर लेस दैन 10%, जो भी रिफंड का अमाउंट बनता है डिटरमाइंड इनकम से के 10% से भी कम है, 10% ऑफ डिटरमाइंड इनकम से भी कम है, तो उस परिस्थिति में ब्याज के बिना वापस होगा। लेकिन उससे ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट जो है आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन रिफंड के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं, 244A का सबसेक्शन 1A। 244A का सबसेक्शन 1A जहाँ तक इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं तो ये आपके फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया है, यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। 244A का सबसेक्शन 1A फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया है। अब हम लोग इसकी कहानी देखते हैं। इसकी कहानी देखने के लिए आपको सबसे पहले 153 का सबसेक्शन 5 देखना पड़ेगा, यानी कि असेसमेंट चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा, असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा इसके लिए 153 सबसेक्शन 5 में। अब हम लोग इसकी पूरी कहानी देखते हैं। ठीक है, असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर को आपको याद दिलाते हुए मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बताता हूँ। सेक्शन 153 में अलग अलग सिचुएशन में आपका असेसमेंट या री असेसमेंट जो कंप्लीट किया जाएगा उसके टाइम लिमिट के रिस्पेक्ट में चर्चा की गई है। जैसे आपका 144 का असेसमेंट हो गया, ठीक है, 144 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया, या फिर 147 का हो गया, या फिर आपका 143 सबसेक्शन 3 का हो गया, या आपका सर्च एंड सीजर वगैरह असेसमेंट हो गया। तो कब तक में आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है वो सेक्शन 153 आपका बताता है उसकी पूरी कहानी असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में। ठीक है, असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अपील एंड रिवीजन चैप्टर आपने देखा था, जिसमें हमने देखा था 250 254 ऑर्डर करके था। ठीक है, कमिश्नर अपील का 260A, ठीक है, 262
263, 264, ठीक है। हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद रिवीजन देखा था हम लोगों ने, ठीक है। अपील एंड रिवीजन अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो ये सारे सेक्शन आपके दिमाग में ऐवे ही होने चाहिए, ठीक है। तो 250, 254, 268, 262, 263 और 264, इन सब सेक्शन के तहत आपका दो दो सिचुएशन बनता था, ठीक है। या तो डायरेक्टली बोला जाता है, ये लोग जो ऑर्डर पास किए हैं, ठीक है, कमिश्नर अपील ने अपना ऑर्डर पास किया, या फिर हाई कोर्ट ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, या फिर कमिश्नर ने रिवीजन किया, इसके रिवीजन या फिर इसका जो ऑर्डर होता है, इसको इफेक्ट देने वाला कौन व्यक्ति होता है? उसको इफेक्ट देने वाला, एक्चुअल में इफेक्ट देने वाला असेसिंग ऑफिसर होता है, असेसिंग ऑफिसर होता है। अब असेसिंग ऑफिसर को दो प्रकार के यहाँ पर आदेश मिलते हैं। या तो आपको कमिश्नर के थ्रू आदेश मिलता है कि भैया आप इफेक्ट डालो, एसएससी का जो भी इनकम होता है उसको रिकम्प्यूट करो, जो भी खर्चे थे, डिस अलाउंस था या अलाउंस था, उन सबको कंसिडर करो ऑर्डर के हिसाब से। या फिर इनको रिफर बैक कर दिया जाता है। तो कुछ केसेस में हम लोगों ने देखा था रिफर बैक का केस, ठीक है, कुछ केसेस में हम लोगों ने देखा था रिफर बैक का केस, सेट असाइड करके मामले को रिफर बैक कर दिया जाता है असेसिंग ऑफिसर को, और बोला जाता है भैया ठीक से वापस से इसको असेसमेंट करो। तो ये सिचुएशन जो है आपका 244 ए का सबसेक्शन 1A, ये रिफर बैक के सिचुएशन को कवर नहीं करता है। ये वाला सिचुएशन खाली यहाँ पर कवर होगा, ये वाला सिचुएशन यहाँ पर खाली कवर होगा, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर चर्चा आती है, ये जो चर्चा आती है ये इफेक्ट देने के लिए बोला गया है। इफेक्ट देने के लिए कैसे कैसे बोला जाता है? तो इन सब का जो ऑर्डर होता है वो सबसे पहले कमिश्नर के पास आता है। कमिश्नर के पास जाने के बाद असेसिंग ऑफिसर को इफेक्ट देने के लिए कमिश्नर बोलता है। तो जब कमिश्नर को इन ऑर्डर का इफेक्ट, इन ऑर्डर का कॉपी मिला, ठीक है, जो ऑर्डर का कम्युनिकेशन इनको हुआ, तो जिस मंथ में इनको कॉपी मिला, जिस मंथ में इनको कॉपी मिला, उस मंथ के इंड से लेकर, ठीक है, जिस मंथ में इनको कॉपी मिला उस मंथ के इंड के 3 महीने के अंदर में, ठीक है, अगर मान लो कि असेसिंग ऑफिसर जो होगा वो इफेक्ट देगा जो भी आपको ऑर्डर मिला। अब हम लोग कहानी की चर्चा करते हैं। तो हमने आपको क्या बोला? हमने आपको बोला कि कमिश्नर को ऑर्डर का कॉपी कम्युनिकेट हुआ, ठीक है। तो जिस मंथ में कम्युनिकेट हुआ उस मंथ के, ठीक है, 3 महीनों के अंदर में असेसिंग ऑफिसर को इफेक्ट देना होता है, ठीक है। अगर ये 3 महीने के अंदर इफेक्ट नहीं दे पाया तो वो कमिश्नर से टाइम को जो है एक्सटेंड करवा सकता है कि भैया थोड़ा सा समय जो है वो हमें और दे दो। तो एडिशनल 6 मंथ तक कमिश्नर इनको दे सकता है, तो एक्सटेंशन पीरियड। अगर मान लो कि इतने पीरियड के अंतर्गत भी इफेक्ट नहीं दे पाया, रिफंड बनता है, ठीक है, यहाँ पर रिफंड बनता है। अब जो यहाँ पर ऑर्डर, जो इन लोगों का, महानुभावों लोगों का जो ऑर्डर आया है, जो कई प्रकार के ऑर्डर हम लोगों ने देखे, 250 का ऑर्डर, ठीक है, 254 का ऑर्डर, 260A का ऑर्डर, ठीक है, 262, 263, 264। अब ये लोग, जो इन लोगों का ऑर्डर आया है, ठीक है, अब इन ऑर्डर के बेसिस पर रिफंड बनता है। अब रिफंड का इफेक्ट जब आएगा, ठीक है, तो अगर अदर देन रिफर बैक वाला केस है, रिफर बैक वाला केस नहीं है, तो जितना पीरियड इनको टाइम अलाउ किया गया है, ये सेक्शन 153 सबसेक्शन 5 में बोलता है। ये पीरियड के बारे में जो हम लोगों ने देखा कि मंथ एंड के, कमिश्नर को कम्युनिकेट होने के मंथ एंड के 3 महीनों के अंदर में प्लस एक्सटेंशन इफेक्ट देने के लिए 153 सबसेक्शन 5 बोलता है। अब सेक्शन 153 सबसेक्शन 5 के टाइम लिमिट में अगर रिफंड को इफेक्ट नहीं दे असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, तो 244 सबसेक्शन 1 के एडिशन में, यानी कि ये वाला जो इंटरेस्ट था वापस किया था, उसके एडिशन में, उसके अलावा, ठीक है, 244 1A बोलता है, 244 1A क्या बोलता है कि 3% पर एनम का, 3% पर एनम, ध्यान देना, 3% पर एनम का एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा, एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये वाला टाइम जो है 153 सबसेक्शन 5 का, वो एक्सपायर होने के अगले दिन से लेकर एक्चुअल रिफंड होने के दिन तक, अगले दिन से लेकर एक्चुअल रिफंड होने के दिन तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना होगा। इसके अलावा ये 1A का इंटरेस्ट मिलेगा, 244 1A का, वो भी 3% पर एनम है यहाँ पर, ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग कुछ अदर कंसेप्ट यहाँ पर देखते हैं, कुछ एडवांस कंसेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग देखते हैं 234A सबसेक्शन 3 के बारे में, उसके बाद 234B के बारे में देखेंगे, 234B सबसेक्शन 3 के बारे में, उसके बाद 234B का सबसेक्शन 2A के बारे में। ये सब हम लोग कुछ एडवांस कंसेप्ट देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 234
ए के सबसेक्शन 3 के बारे में अपनी चर्चा। ये क्या बोलता है, ठीक है, जहां पर मान लो कि 148 का स्केपिंग असेसमेंट वाला नोटिस दिया गया, स्केपिंग 147 में होता है, उसका नोटिस 148 में दिया जाता है, ठीक है, या फिर 153 ए के लिए जो सर्च असेसमेंट, सर्च एंड सीजर के केस में असेसमेंट जो करते हो, ठीक है, उसका असेसमेंट दिया जाता है। अगर मान लो कि उसके स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर में एसएससी ने यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आपको रिटर्न देने के लिए बोलता है, ये लोग बोलता है आपको रिटर्न देने के लिए, नोटिस में ही बताता है कि आपको रिटर्न ऑन इनकम जो है वो डालो। अगर मान लो कि इसके रिस्पॉन्स में रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस सिचुएशन में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से ब्याज भी लगेगा, ठीक है, नोटिस के टाइम होने के खत्म होने के अगले दिन से, ठीक है, मतलब नोटिस का टाइम खत्म हुआ उस दिन से लेकर, ठीक है, एक्चुअल में आपने रिटर्न फाइल कर दिया तब तक, ठीक है, नोटिस पीरियड एंड, नोटिस टाइम एंड से लेकर, ठीक है, आपने एक्चुअल में कर दिया या फिर एक्चुअल में आपने नहीं किया तो जिस दिन आपका कंप्लीट हो जाता है असेसमेंट या री असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट या री असेसमेंट, ठीक है, जो भी दोनों में अर्लियर होगा उस दिन तक आपको यहाँ पर इस नोटिस के रिस्पॉन्स में भी आपको जो होता है क्या बोलते हैं उसको, ब्याज लगेगा, ब्याज के साथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो अकॉर्डिंगली आपका ब्याज के साथ कंप्यूट किया जाएगा, नोटिस आपको दिया ही क्यों था, ठीक है। अब जो ऑलरेडी पेमेंट वगैरह सब यहाँ पर हो चुका था उसको अमाउंट में से माइनस करते हैं। ये छोटी सी बात बताता है आपका सेक्शन 234 ए का सबसेक्शन 1, 234 ए का सबसेक्शन, सॉरी 234 ए का सबसेक्शन 3। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले कहानी की ओर, 234 बी का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है। 234 का सबसेक्शन 234 बी का सबसेक्शन 3, अगर मान लो कि रेगुलर असेसमेंट हो गया है 143 सबसेक्शन 1 में, रेगुलर असेसमेंट पहले हो गया है, अब रेगुलर असेसमेंट के बाद जाके 147 या फिर 153 ए का असेसमेंट या री असेसमेंट किया गया है, ठीक है, तब क्या होगा, उसकी कहानी क्या बोला जाता है, उसकी कहानी बोला गया है, उसकी कहानी में बोला गया है कि उस सिचुएशन में भी इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है, आपका जो ये वाला असेसमेंट कंप्लीट होगा 147 या 153 ए वाला कंप्लीट होने के दिन तक 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब जहां तक यहाँ पर जो अमाउंट होगा उसके लिए आपका ये जो डिटरमाइन किया गया अमाउंट होता है इस असेसमेंट में, माइनस ऑलरेडी जो किसी असेसमेंट में अमाउंट डिटरमाइन किया जा चुका है वो अमाउंट को लिया जाएगा, मतलब डिफरेंस पर ही केवल लिया जाता है, ठीक है। सेम मामला आपका 234 ए का सबसेक्शन 3 में भी था, ठीक है, जितना बाकी रहेगा उसी पर आप ब्याज लोगे, ऑब्वियस ही बात है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं 234 बी के सबसेक्शन 2 ए के बारे में, अब यहाँ पर भी इंटरेस्ट का रेट जो होता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है। अगर मान लो कि सेटलमेंट कमीशन के बारे में मामला जाता है, ठीक है, मान लो किसी असेसमेंट ईयर में, मतलब उस असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं जिस असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में सेटलमेंट कमीशन को एप्लीकेशन दिया गया था, किसको, सेटलमेंट कमीशन को एप्लीकेशन दिया गया जाता है, ठीक है, वो जिस असेसमेंट ईयर में सेटलमेंट कमीशन को आपने एप्लीकेशन दिया है, ठीक है, उसके 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है, मतलब उसके 1 अप्रैल से लेकर एप्लीकेशन के डेट तक, ठीक है, मतलब यहां पर क्या मामला आता है, यहां पर मामला आता है आपका 234, ठीक है, आपका सेक्शन कौन सा है, 234 बी का सबसेक्शन 2 ए। ये क्या बोलता है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग बताया, यहाँ पर हम लोग असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। अब इस असेसमेंट ईयर में मामला गड़बड़ हो गया तो सेटलमेंट कमीशन के पास एप्लीकेशन चला गया, ठीक है। अब कभी भी असेसमेंट एप्लीकेशन गया, जब आपको सेटलमेंट कमीशन का कंडीशन क्या होता है कि पहले आपका जो भी टैक्स बनता है प्लस इंटरेस्ट बनता है उसको जाकर जमा करो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिस असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में आपने सेटलमेंट कमीशन को एप्लीकेशन दिया है, ठीक है, उस असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर एप्लीकेशन देने तक के दिन तक, ठीक है, 1% और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आप पहले टैक्स के साथ साथ ब्याज भी जमा करके आओ, इंटरेस्ट भी जमा करके आओ, ऐसा बोलता है 234 बी का सबसेक्शन 2 ए, ठीक है। अब 1 अप्रैल से लेकर इस दिन तक मान लो कि इंक्रीज कर देता है अमाउंट या डिक्रीज कर देता है आगे चलकर सेटलमेंट कमीशन, ठीक है, तो और भी पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, मान लो तो और भी पैसा जमा करना पड़ेगा 1 अप्रैल से लेकर, वो जो डिफरेंस पैसा आपको जमा करना पड़ेगा से लेकर जिस दिन आपको ऑर्डर डेट आया उस दिन तक का ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। ये आपका 234 बी का सबसेक्शन 2 ए बोलता है। इस तरह से आपकी इंटरेस्ट चैप्टर की कहानी खत्म होती है।